जय भारत स्टूडेंट्स। तो आज हम इस लेक्चर में अपना जो सुपर 3000 कोर्स का डे नंबर 15 चल रहा है, जिसमें हम फिजिक्स में रोटेशन की बात करेंगे। रोटेशन का ये लास्ट सेशन है, ठीक है, और पूरे कोर्स का 15वां दिन है ये। तो हमने जो लास्ट लेक्चर में रोटेशन में कौन से टॉपिक देखे थे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा था, टॉर्क, इक्विलिब्रियम, टॉपलिंग देख लिया था। अब हम रोटेशन अबाउट फिक्स एक्सिस, सीटीआरएम हो गया, रोलिंग मोशन हो गई, एंगुलर मोमेंटम, उसके कंजर्वेशन, उसके बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे और काफी डिटेल में उसकी बात करने वाले हैं। तो जैसे हर बार ये सुपर 3000 सेशन रहता है, आज का भी मस्त सेशन रहने वाला है, जिसमें आपको बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलेगी। और जो क्वेश्चन का सिलेक्शन है वो काफी सोच समझ के रखा गया है। बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से इंस्पायर्ड हुए हैं, तो हमें उससे ट्रेंड का भी पता चलता है कि किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों आज के सेशन। बच्चों ये है आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं उससे पहले बच्चों आप वीडियो को पॉज करेंगे, पूरा क्वेश्चन खुद से सॉल्व करेंगे, फिर मेरा सॉल्यूशन देखेंगे, तब जाके आप अच्छे से सीख पाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, एक मोप क्लीनर है। मोप क्लीनर यानी पोछा लगाने वाली मशीन, जिसमें नीचे सर्कुलर डिस्क है और ऊपर डंडा रहता है, जिसको हमने F4 से प्रेस कर रखा है। और उस मोप क्लीनर के अंदर जो मोटर है वो उसको गोल घुमा रही है कांस्टेंट ओमेगा से। तो पहले बात करेंगे, जब वो कांस्टेंट ओमेगा से घूमेगा तब क्या होगा बच्चों। जब कांस्टेंट ओमेगा से घूमेगा तब एक तो मोटर का टॉर्क लगेगा, और दूसरा जो जिस सरफेस पे हमें पोछा लगाना है वो सरफेस भी रफ है, तो उस सरफेस की वजह से फ्रिक्शन का भी टॉर्क ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। मानो वो क्लॉकवाइज घूम रहा है तो फ्रिक्शन का टॉर्क उस पर एंटी क्लॉकवाइज लगेगा। अब उसका ओमेगा कांस्टेंट है। ओमेगा कांस्टेंट होने का मतलब अल्फा जीरो, यानी टॉर्क जीरो लगने वाला है। उस पे क्या लगेगा बच्चों, टॉर्क जीरो लगेगा। यानी मोटर का टॉर्क कैसा निकलेगा, हमें सिर्फ फ्रिक्शन का टॉर्क निकालना है, मोटर का टॉर्क अपने आप आने वाला है, ठीक है। तो पहले मैं मोप क्लीनर का एक डायग्राम बनाता हूं। ये टॉप व्यू बना रहा हूं। मानो ये मोप क्लीनर ऐसे घूम रहा है ओमेगा से, और हमने जो F फोर्स लगा रखा है वो बोला गया है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जब आपने वीडियो पॉज किया होगा तब आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ लिया होगा। वो बोला गया है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स है, यानी हर जगह फोर्स की इफेक्ट इक्वल है। अब हर एलिमेंट मानो इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, मान लेते हैं हर एलिमेंट एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो हर एलिमेंट पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। लेकिन हमें फ्रिक्शन के टॉर्क को ढूंढना है, और हर एलिमेंट पे टॉर्क अलग अलग होने वाला है। रीजन, इस सेंटर से उस एलिमेंट का डिस्टेंस भी अलग अलग होगा। इसलिए मैं क्या करूंगा, r डिस्टेंस पे dr की रिंग मान लूंगा, और उस dr की रिंग पे मैं फ्रिक्शन की इफेक्ट ढूंढने वाला हूं। ये dr की रिंग ऐसे घूम रही है, तो उस पर क्या होगा, फ्रिक्शन का टॉर्क ऐसे लगने वाला है। हर जगह ये रेड कलर से मैंने फ्रिक्शन का फोर्स लगा रखा है, देखो हर जगह फ्रिक्शन। अब ये इस एलिमेंट की बात है, अगर मैं एलिमेंट और बाहर लेता हूं तो उस फ्रिक्शन की वैल्यू सेम हो सकती है, लेकिन टॉर्क अलग अलग होगा। तो पहले तो मुझे इस छोटे सा एलिमेंट पे मुझे नॉर्मल फोर्स निकालना है। हमें बोला गया है कि जो F फोर्स, जिससे मैंने इसको ऐसे प्रेस किया है, F फोर्स ऐसे अंदर की ओर, हम टॉप व्यू देख रहे हैं, तो F फोर्स की इफेक्ट हर जगह सेम है। यानी हम कहेंगे कि अगर पाई r स्क्वायर एरिया में F फोर्स लगा है तो इस रिंग में कितना फोर्स लगेगा, 2 पाई r dr में कितना फोर्स लगेगा, वो है मानो dn। वो छोटा सा नॉर्मल फोर्स इस रिंग पे है, वो कितना होगा, dn। तो आंसर आएगा 2f r dr अपॉन r स्क्वायर, इतना फोर्स लगेगा dn। तो इस नॉर्मल की वजह से इस छोटे से एलिमेंट पे फ्रिक्शन कितना लगेगा, म्यू dn। ये हमें मिल गया फ्रिक्शन। अब उस फ्रिक्शन का टॉर्क कैसे होगा, तो ये फ्रिक्शन यहां से कितने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे, तो उसका टॉर्क कैसे मिलना है, उस छोटे से एलिमेंट का टॉर्क हो जाएगा df इंटू r। तो वो होने वाला है म्यू dn कितना है, 2f r स्क्वायर dr अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। ये हो गया टॉर्क। तो टोटल टॉर्क कितना मिलेगा, म्यू 2f बाई r स्क्वायर, r स्क्वायर dr का इंटीग्रेशन करेंगे 0 से कैपिटल R तक, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 2/3 म्यू एफ आर। इतना आंसर ये आ गया टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन। इतना ही ऑपोजिट डायरेक्शन में अंदर जो मोटर लगी है, अंदर जो मैकेनिज्म है, उसका भी टॉर्क लगेगा उसकी मशीन का। तो 2/3 म्यू एफ आर, 2/3
म्यू एफ आर, ये म्यू डबल प्रिंट हुआ है, म्यू एफ आर, ये अपना आंसर आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अब इसको खुद से ट्राई करेंगे। काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन ये JEE मेन में माना गया है, इतना आसानी ये पहले तो क्लिक ही नहीं होगा आपको कि कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ी आसानी से हम उसको क्रैक करेंगे। वन एंड ऑफ स्ट्रेट 1 मीटर लॉन्ग बार इज पाइवटेड हॉरिजॉन्टल टेबल, रिलीज किया है, डायग्राम बताया हुआ है। तो जब वो हॉरिजॉन्टल होगा तब उसकी स्पीड कितनी होगी। तो मानो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस से ये रेड कलर के बार को हमने रिलीज किया है, थीटा है 30। तो जब ये रोटेट होता होता ऐसा हॉरिजॉन्टल होगा, जब ये रोटेट होता होता है हॉरिजॉन्टल होगा, तब इसका ओमेगा कितना होने वाला है, ये हमें पूछा गया है। तो बहुत सिंपली हमें वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है, सिर्फ ग्रेविटी वर्क करेगी, ठीक है। तो ग्रेविटी के वर्क का फॉर्मूला लगाएंगे। तो पहला सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, अब सेंटर ऑफ मास यहाँ पे। तो सेंटर ऑफ मास कितना नीचे आया, ये लेंथ L है, ये थीटा दिया है हमें, तो ये टोटल इतनी लेंथ कितनी हो जाएगी, ये वाली लेंथ कितनी होगी, L साइन थीटा। तो ये हाफ कितनी हो जाएगी, L साइन थीटा बाई 2। तो वर्क डन बाई ग्रेविटी कितना आना है, mgh, h कितना आया, mg L साइन थीटा बाई 2। इतना सेंटर ऑफ मास पे वर्क हुआ, बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ I ओमेगा स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करते हैं, mg L साइन थीटा बाई 2 बराबर हाफ I कितना आएगा, ml स्क्वायर बाई 3 ओमेगा स्क्वायर। m जा गया, इसलिए m पे यहाँ पे आपको m दिया भी नहीं है क्योंकि m का यहाँ पे कोई यूज ही नहीं है। तो ये होगा ओमेगा स्क्वायर कितना होगा, 3g साइन थीटा बाई l, इतना आएगा ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा आ जाएगा रूट के अंदर, 3g है 10, साइन थीटा है साइन 30 1/2, और l भी कितना है, l भी है 1, तो ये आ जाएगा रूट 15, ओमेगा आने वाला है रूट 15। यहाँ पे पूछा गया है आंसर रूट n है, तो n कितना, तो n आ जाएगा 15, ये अपना आंसर होगा। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, बहुत अच्छा और बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। पिछला क्वेश्चन डिफिकल्ट था, ये थोड़ा आसान है। ये भी बहुत सिंपली रोटेशन अबाउट फिक्स एक्सिस का क्वेश्चन है, बड़ी आसानी से आप क्रैक कर पाओगे। ध्यान से देखेंगे, वीडियो पॉज करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर मेरा सॉल्यूशन देखेंगे। तो यहां पे बोला है जब ये h डिस्टेंस नीचे आता है तब इसकी एंगुलर स्पीड कितनी होगी, ठीक है। आपने वीडियो पॉज किया होगा तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ लिया होगा, ये मैं मान के आपको सॉल्यूशन करवा रहा हूं। तो यहाँ पे भी हमें एंगुलर स्पीड पूछा गया है, तो जब भी एंगुलर स्पीड पूछा हो तब हम वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। अगर टाइम पूछा होता कि भाई h डिस्टेंस नीचे आने में कितना टाइम लगा, तब वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं अप्लाई, तब हमें काइनेमेटिक्स लगाना पड़ता। लेकिन स्पीड पूछा हो तब वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो जब ये m मास नीचे आएगा तब सिर्फ ग्रेविटी वर्क करेगी, ये हिंज फ्रिक्शन लेस है ऐसा बोला गया है। तो ग्रेविटी का वर्क होगा mgh बराबर काइनेटिक एनर्जी, इसकी स्पीड v और इसका ओमेगा है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर और उस डिस्क की काइनेटिक एनर्जी हाफ I ओमेगा स्क्वायर। दूसरा बोला गया स्लिपिंग नहीं हो रही, स्लिपिंग देखो ये डिस्क है, यहाँ पे स्ट्रिंग है, ये ऑब्जेक्ट अगर v से जा रहा है तो डिस्क का ये वाला पॉइंट भी v से ही जाना चाहिए, और अगर ये ओमेगा से घूम रही है तो v बराबर कितना हो जाएगा, ओमेगा r। यानी मैं v की जगह पे, मतलब यहां पे मैं v की जगह पे ओमेगा r रख सकता हूं क्योंकि मुझे ओमेगा ढूंढना है, ठीक है। तो mgh बराबर हाफ m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर प्लस हाफ I कितना आएगा, तो ये डिस्क है, यहाँ पे है डिस्क, तो I लिखेंगे, मास भी सेम है, तो mr स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से m को जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब वैल्यू पुट करेंगे, g है 10, h के टर्म्स में तो ढूंढना है, h या आंसर g के टर्म में है, हाँ आंसर भी g के टर्म में है, ठीक है। तो ये हो जाएगा gh बराबर ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाई 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाई 4। इसको अगर हम LCM करेंगे तो 2/4, यानी ये हो जाएगा 4gh बाई 3 बराबर ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर। तो यहाँ से ओमेगा हो जाएगा 1/r 4gh बाई 3, ओमेगा हो जाएगा 1/r, ये रहा 1/r 4gh बाई 3। बहुत सिंपल क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे।
इसको भी वीडियो पॉज करके पहले सॉल्व करेंगे, फिर यहां पे सॉल्यूशन देखेंगे। तो स्टेशनरी हॉरिजॉन्टल डिस्क फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस और टॉर्क अप्लाई किया है जिससे उसकी काइनेटिक एनर्जी मिली है k थीटा स्क्वायर। यह है उसकी काइनेटिक एनर्जी k थीटा स्क्वायर मिली है। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है तो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा ये पूछा है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ I ओमेगा स्क्वायर बराबर k थीटा स्क्वायर। इस तरीके से काइनेटिक एनर्जी आ रही है। तो ओमेगा स्क्वायर कितना आएगा, 2k थीटा स्क्वायर बाई I, यानी ओमेगा कितना आना है, अंडर रूट 2k बाई I थीटा। मुझे ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ थीटा मिल गया। मुझे पूछा एंगुलर एक्सेलरेशन, तो अल्फा बराबर डी ओमेगा बाई डी टी या फिर ओमेगा डी ओमेगा बाई डी टी। ये दो ऑप्शन है। ये फॉर्मूला कब इजी रहता है, जब ओमेगा टाइम के फंक्शन में हो। ये वाला कब इजी रहता है, जब ओमेगा थीटा के फंक्शन में हो। तो यहाँ पे ओमेगा थीटा के फंक्शन में तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अल्फा कितना आएगा ओमेगा की जगह पे 2k बाई आई इंटू थीटा। ये मैंने देखो ओमेगा की वैल्यू पुट की। अब मुझे डी ओमेगा बाई डी थीटा करना है, तो मुझे इसका अगर थीटा के साथ डिफरेंशिएट करूं तो सिर्फ यही आंसर आएगा, क्योंकि डी थीटा बाई थीटा 1 हो जाएगा। तो इंटू 2k बाई आई, तो रूट में 2k बाई 2 बार है, तो अल्फा कितना हो जाएगा 2k थीटा बाई आई, इतना हो जाएगा अल्फा। अल्फा हो जाएगा 2k थीटा बाई आई। ये रहा अपना आंसर। बहुत इजीली हमने इस क्वेश्चन को भी हैंडल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत लोगों ने इसको बहुत अलग अलग तरह के सॉल्यूशन दिए। ये भी जेडब्ल्यू मेन का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, लेकिन हम इसको देखो कितना इजीली क्रैक कर रहे हैं। ध्यान से देखना, स्ट्रक्चर क्या है पहले समझना है। वीडियो को पॉज करो, पूरा स्टेटमेंट पढ़ो, ठीक है। अब स्ट्रक्चर समझते हैं। तो दो कोन है, शंकु जिसको दो कोन है आइसक्रीम के कोन जैसे, और दोनों के वर्टेक्स को यहां से चिपका दिया है, ठीक है। और दोनों कोन को हम ऐसे रोल करवा रहे हैं। दोनों, एक कोन यहां पे, दूसरा कोन यहां पे, ये ग्राउंड है, उस पर हम उसको रोल करवा रहे हैं। और वो प्योर ग्राउंड पे रोल नहीं कर रहा है, ये ट्रेन की पटरी जैसा स्ट्रक्चर, उस पटरी पे रख के हम उसको रोल करवा रहे हैं, और वो प्योर रोलिंग कर रहा है। ये चीज पहले पता है, ठीक है। दूसरी चीज, पटरी पैरेलल नहीं है। देखो ये वाली जो सीधी वाली पटरी है वो तो सीधी है। मैं वापस बड़ा ड्रॉ करता हूं। एक पटरी ऐसी है, दूसरी पटरी ऐसी है, और यहां पे इस तरीके से कोन है। देखो इस तरीके से कोन है। तो जैसे जैसे वो आगे जाएगा पटरी पास में आ रही है, तो कोन, तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो कैसे मूव करेगा, लेफ्ट मूव करेगा, राइट मूव करेगा, सीधा जाएगा, वो हमें बताना है। बहुत आसानी से बता सकते, ध्यान से देखना। पहले बोला गया प्योर रोलिंग है। अगर ये पूरी सिस्टम ऐसे चिपकी हुई है तो इसका ओमेगा तो सेम होगा। जितने ओमेगा से ये राइट वाला कोन घूमेगा उतना ही लेफ्ट वाला कोन भी घूमेगा, दोनों के ओमेगा सेम होगा, ठीक है। अब एक चीज, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात करेंगे। तो देखो इस कोन का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मानो यहां से XR डिस्टेंस पे है, राइट वाला XR, और इस कोन का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट XL डिस्टेंस पे है। तो जैसे जैसे कोन आगे बढ़ेगा, तो मान लेता हूं कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो कोन वाला स्ट्रक्चर मानो आगे बढ़ के यहां आ गया। देखो कोन वाला स्ट्रक्चर मानो आगे बढ़ के यहां आ गया। तो ये देखो इसमें आप एक चीज ऑब्जर्व करो। एक चीज हमें यहां पे ऑब्जर्व करनी है। ये देखो XR और XL कौन ज्यादा है। ये देखो इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहां पे, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहां पे, यानी यहां पे आप देखो जैसे जैसे कोन आगे बढ़ेगा तो XR XL से ज्यादा होगा, ठीक है। अब हमें यह सोचना है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में उस वो भी वहां पे एक सर्कल होगा। अगर आप यहां से कोन को काट लो तो हमें एक सर्कल दिखेगा। जिस सर्कल का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन रहा है उस सर्कल के रेडियस के कंपैरिजन करो। तो देखो लेफ्ट वाले सर्कल की रेडियस कम होगी, राइट वाले सर्कल की रेडियस ज्यादा होगी। मैं कौन से सर्कल की बात कर रहा हूं, जहां पे कौन इस ट्रेन की पटरी को टच कर रहा है उसको काट दो वहां से, और वहां पे आपको सर्कल दिखेगा। तो ध्यान से देखना, जैसे जैसे कौन आगे बढ़ेगा ये वाला सर्कल छोटा होता जाएगा, ये वाला सर्कल बड़ा होता जाएगा। अब ओमेगा सेम है। अब हम जानते हैं V बराबर ओमेगा आर। तो जिस सर्कल की रेडियस ज्यादा होगी उसका V भी ज्यादा होगा, और जिस सर्कल की रेडियस कम होगी उसका V भी कम होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे ये कोण आगे बढ़ेगा, देखो ये वाले राइट वाले की रेडियस ज्यादा है, राइट वाले सर्कल की जो कांटेक्ट में है उस सर्कल की रेडियस ज्यादा है, मतलब राइट वाले कोण की स्पीड ज्यादा आने वाली है
हमें यहाँ पे ये देखना है, ये जो राइट वाले कोन की स्पीड है VR और ये लेफ्ट वाले कोन की स्पीड है VL, दोनों में कौन ज्यादा होगा? VR ग्रेटर देन VL होगा। राइट वाले देखो दोनों का ओमेगा सेम है, लेकिन आगे जाने की स्पीड की बात करते हैं तो इसकी स्पीड ज्यादा होगी, इसकी स्पीड कम होगी। यानी कुछ टाइम के बाद ये ज्यादा डिस्टेंस आगे गया होगा, ये कम डिस्टेंस आगे गया होगा। इसका मतलब देखो ये ऐसा टर्न लेगा, तभी ये पॉसिबल है। ये अगर मानो ये वाला चीज ज्यादा आगे जा रहा है, ये वाला चीज कम आगे जा रहा है, तो थोड़े टाइम के बाद स्ट्रक्चर कैसा बनेगा बच्चों? मानो अभी स्ट्रक्चर ऐसा है, अब ये ज्यादा आगे गया, ये कम आगे गया, तो थोड़े टाइम के बाद देखो स्ट्रक्चर ऐसा अपने आप बन जाएगा। देखो इसको ज्यादा आगे करना, इसको कम आगे करना, यानी ये चीज लेफ्ट साइड टर्न लेगी। आपको बहुत सिंपली कोई फ्रिक्शन की डायरेक्शन, कोई टॉर्क नहीं देखना, आपको बहुत सिंपली यहाँ पे दिया गया है कि ये वाली पटरी अगर राइट साइड शिफ्ट हो रही है, यानी इसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो भी राइट साइड शिफ्ट होगा, तो उसका जो सर्कल बनेगा उसकी रेडियस कम होती जाएगी, यानी इसकी स्पीड कम होगी, इसकी स्पीड ज्यादा होगी। तो ये वाला चीज ऐसे टर्न ले लेगा, यानी आंसर आ जाएगा टर्न लेफ्ट। ठीक है, यहां पे अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप बच्चों कमेंट में लिख सकते हो, इस चीज को हम और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे हमें बहुत सारे क्वेश्चन देखने हैं, इसलिए मैं मानता हूं कि आपका पूरा सिलेबस कवर हो चुका है, आप बस यहाँ पे अच्छे से रिवीजन कर रहे हैं। इसलिए हमें एक क्वेश्चन पे 1-1 घंटा देना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। तो आपको कोई भी डाउट हो आप इजीली हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे कॉल भी कर सकते हो और कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी पॉज करेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर यहां पे अटेम्प्ट करेंगे। तो दिए पूछा गया है फ्रिक्शन, तो ये जो नीचे का जो प्लैंक है वो जा रहा है ए से, और जो ऊपर जो सिलेंडर है शायद, तो वो सिलेंडर यहां पे फ्रिक्शन लगेगा, हमें पूछा गया है फ्रिक्शन। तो सबसे पहले चीज फ्रिक्शन की डायरेक्शन ये होगी, ऑब्वियस चीज है, फ्रिक्शन की वजह से उसको ऐसे एक्सेलरेशन मिलेगा और इस तरीके से अल्फा मिलेगा। फ्रिक्शन के टॉर्क की वजह से ऐसे एक्सेलरेशन मिलेगा, अल्फा मिलेगा। ये बात भी समझ में आ रही है? तो मैं दोनों ए को अलग करने के लिए यहां पे मैं लिख रहा हूं इसका एक्सेलरेशन ए है अल्फा। तो पहला चीज सिलेंडर के लिए F बराबर ma, दूसरा चीज इसके सेंटर से मैं टॉर्क लिखता हूं, तो Fr बराबर I कितना होगा? mr²/2 अल्फा। और तीसरा नो स्लिपिंग का रिलेशन, तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या होगा इस ए और अल्फा की वजह से? a प्लस अल्फा आर बराबर नीचे वाले का स्मॉल a। यहां पे देखो अपने पास 3 इक्वेशन आ गई है, मुझे ढूंढना है f, और किसके टर्म में है? a के टर्म में है। तो यहां से देखो मुझे यहां से एक चीज और मिल रहा है कि मुझे इस a को हटा के यहां पे स्मॉल a लाना है। ठीक है, तो यहां से पहले f जा रहा है, तो यहां से f कितना मिलेगा हमें? f बराबर mr अल्फा/2। एक रिलेशन मुझे ये मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे यहां से ढूंढना है कैपिटल A, तो कैपिटल A कितना होगा? a माइनस अल्फा आर। तो इस कैपिटल A को यहां रख देंगे, तो F कितना आएगा? m, A की जगह पे a माइनस अल्फा आर, तो F बराबर m a माइनस m अल्फा आर। अब m अल्फा आर की जगह मैं यहां से क्या लिख सकता हूं? 2f, यहां से मैं लिख सकता हूं 2f, तो f बराबर m a माइनस 2f, तो ये हो जाएगा 3f बराबर m a, यानी f होने वाला है बच्चों m a/3, ऐसा कुछ है, f बराबर m a/3। ये भी सिंपल, ये रोलिंग ऑन प्लेटफॉर्म वाला क्वेश्चन है, नीचे वाला प्लेटफॉर्म जा रहा है, ऊपर रोलिंग कर रहा है। हमें क्या करना है इसके लिए? देखो रोलिंग में 2 ही इक्वेशन बन सकती है, एक तो लीनियर एक्सेलरेशन की इक्वेशन, दूसरी एंगुलर एक्सेलरेशन की इक्वेशन और तीसरी कंस्ट्रेंट वाली इक्वेशन। नो स्लिपिंग दिया है, मतलब ये वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन जो सिलेंडर में होगा और ये वाला पॉइंट जो प्लैंक पे होगा, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होने वाला है, वहां से अपनी ये कंस्ट्रेंट मोशन वाले रिलेशन बने। इन तीनों को सॉल्व करके हमने फ्रिक्शन को काफी आसानी से सॉल्व कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से उसको पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, वीडियो पॉज करेंगे, पूरा स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर यहां पे खुद से सॉल्व भी करेंगे, फिर मेरा सॉल्यूशन देखेंगे। तो होलर स्फीयर है जिसका आउटसाइड रेडियस है r0, अगर वो विदाउट स्लिपिंग नीचे आता है, मानो वो यहां से रोल करते करते विदाउट स्लिपिंग नीचे आता है, यहां पे म्यू नॉन जीरो प्योर रोलिंग, तब इसकी स्पीड आती है नीचे v0,
और दूसरे केस में फ्रिक्शन 0 है तो वो तो स्लाइड करेगा, तब स्लाइड करेगा तब उसकी स्पीड कितनी दी गई है 5v0/4। तो इस स्फीयर का रेडियस ऑफ गायरेशन कितना होगा ये हमें पता करना है। तो सबसे पहली चीज, स्टार्टिंग में दोनों की पोटेंशियल सेम है, ठीक है। फाइनल मानो पोटेंशियल 0 मान ले, ये रेफरेंस लेवल मान लेते तो स्टार्टिंग की पोटेंशियल फाइनल की काइनेटिक। तो अगर स्टार्टिंग में दोनों की पोटेंशियल सेम है तो फाइनल में दोनों की काइनेटिक भी सेम होगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे रोलिंग वाली काइनेटिक एनर्जी लगेगी, वो प्योर रोलिंग की काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला है 12mv² अंडर ब्रैकेट 1 + k²/r²। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ ट्रांसलेट मोशन है, वो रोल नहीं करेगा, क्योंकि रोल करने के लिए फ्रिक्शन चाहिए, फ्रिक्शन ही तो टॉर्क लगेगा और उसको रोलिंग को ओमेगा मिलेगा। तो यहाँ पे ये रोल नहीं करने वाला, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आएगी सिर्फ ट्रांसलेशन वाली। तो इज इक्वल टू 12m, ये कितना है 5v/4 का स्क्वायर, यहाँ पे v0। तो 12m v0², 12m v0² जा रहा है, यहाँ पे कितना बचा 1 + k²/r² बराबर 25/16। तो k²/r² कितना हो जाएगा 25/16 - 1, यानी ये हो जाएगा 9/16। तो यहाँ से बच्चों k² कितना हो जाएगा 9/16 r², यानी k हो जाएगा 3/4r। k होने वाला है 3/4r रेडियस ऑफ गायरेशन। द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ होलो स्फीयर, यहाँ पे तो k² मिला मुझे 9/16 r², तो रूट करेंगे तो 3/4, तो यहाँ पे 3/4। हम देखो ये दोनों ऑप्शन सेम है तो यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है बच्चों, यहाँ पे 3/4 करके ऑप्शन ए बना। देखो दोनों में 3r/2 था, सही आंसर है 3r/4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, लेकिन ये क्वेश्चन करने से पहले वीडियो पॉज करें, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़े, खुद ट्राई करें, फिर इसमें देखेंगे हम मेरा सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आपको दिया गया होलो सिलेंडर है, मास और रेडियस दिया गया है, ऊपर की ओर 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और हमें उसका अल्फा ढूंढना है। तो डायग्राम बनाते हैं, प्योर रोलिंग की कंडीशन दी गई है, तो यहाँ पे लगेगा 40 न्यूटन, मान लेते हैं इस तरफ लग रहा है फ्रिक्शन, तो इस तरफ एक्सेलरेशन ए आएगा और क्लॉकवाइज मुझे मिलेगा अल्फा। तो पहले लीनियर फोर्स की इक्वेशन क्या बनेगी 40 + F = ma। दूसरा सेंटर ऑफ मास से टॉर्क लिखते हैं अल्फा के लिए, तो 40 का टॉर्क पॉजिटिव, फ्रिक्शन का टॉर्क नेगेटिव, तो 40r - Fr बराबर I, होलो सिलेंडर है mr² इंटू अल्फा। तो r जाएगा यहाँ से 40 - F बराबर mr² अल्फा। देखो एक इक्वेशन ये रही, दूसरी इक्वेशन ये रही, और एक ही जगह अल्फा आर भी लिख सकते हैं, दोनों को ऐड करो तो ये कितना हो जाएगा 80 बराबर, यहाँ से एक तो आर जाने वाला है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 40 से 80 हो गए। यहाँ पे m एक ही जगह अल्फा आर, तो m अल्फा आर m अल्फा आर, ये हो जाएगा 2m अल्फा आर। तो अल्फा कितना मिलेगा 40/mr, तो 40/5 / 1/2, तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा बराबर 16 रेडियन/सेकंड²। अल्फा की वैल्यू आएगी यहाँ पे बच्चों 16, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, रोलिंग का इस तरीके के क्वेश्चन मेन में आते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे बेस्ड है, वीडियो को पॉज करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे, फिर देखेंगे। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन को समझते हैं। माना क्यूबिकल ब्लॉक है, इस तरफ v स्पीड से आ रहा है, तो जैसा यहां पे आएगा, यहां पे एक नेल है, हमने यहां पे एक कोई रेजिस्टेंस रखा, तो क्या करेगा ये इससे आके टकरा के फिर ऐसा गोल घूमने लगेगा। तो अभी वो आ रहा है, जैसा इससे टकराएगा तो ये यहां पे इस तरीके से गोल घूमना शुरू कर देगा। तो टकराने के तुरंत बाद इसका ओमेगा कितना होगा ये हमें पूछा है। तो ध्यान से देखेंगे, तो इस पॉइंट के अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं। रीजन देखो, जब ये टकराएगा तब यहां से कोई नॉर्मल लगेगा, नॉर्मल का x कंपोनेंट, नॉर्मल का y कंपोनेंट, और दूसरा यहां पे नीचे लगेगा ऐसा mg। तो देखो इस पॉइंट के अबाउट नॉर्मल के nx ny तो कैंसिल हो जाएंगे, दूसरा ये
टकराने के बाद नॉर्मल के फोर्स इतने ज्यादा होंगे कि ग्रेविटी की इफेक्ट को भी हम इग्नोर कर सकते हैं, यानी इस पॉइंट के अबाउट कोई भी टॉर्क नहीं लगने वाला। यहां से हम टॉर्क को मतलब टॉर्क जीरो मान के एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। तो पहले यहां से इनिशियल एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे। तो इनिशियल में तो ये सिर्फ ट्रांसलेट मोशन कर रहा है, तो ये पॉइंट मान लेते हैं P। तो L इनिशियल अबाउट P बराबर L फाइनल अबाउट P। तो P पॉइंट के अबाउट इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या होगी? जब ओनली ट्रांसलेशन मोशन होता है तब होती है फॉर्मूला mvr। और फिर यहां पे तो देखो इस पॉइंट के अबाउट ये प्योर रोटेशन कर रहा है, तो प्योर रोटेशन का कितना हो जाएगा? I ओमेगा। तो यहां से मुझे ढूंढना है I किसके अबाउट? P के अबाउट। तो mv कितना दिया है, यहां पे कितने स्पीड से आ रहा है? 2 की स्पीड से। तो पहले वो आ रहा है इस तरफ 2 की स्पीड से r, ये वेलोसिटी वेक्टर है तो ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा r कितना दिया? टोटल साइज है उसकी क्यूबिकल है, तो ये टोटल लेंथ है 30, तो ये उसका आधा हुआ, सेंटर ऑफ मास के लिखेंगे तो हम, तो हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, 15/100। आई की बात करेंगे, मुझे क्यूब का इस पॉइंट से आई लिखना है, तो यहां से आई का फॉर्मूला पता है। यहां से आई कितना होता है बच्चों? हम जानते हैं, अगर ये क्यूब है तो इस एक्सिस के अबाउट आई कितना होगा? ml²/12। इसके अबाउट आई कितना होगा? ml²/12। तो इस एक्सिस के अबाउट आई कितना होगा? ml²/6 प्लस यहां से यहां तक का लगेगा पैरेलल एक्सिस, तो यहां पे आई कितना आने वाला है? ml²/6, l उसकी साइड है, प्लस ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा √2l, तो ये हो जाएगा l/√2, तो पैरेलल लगेगा l/√2 का स्क्वायर, तो ये कितना आने वाला है? ml²/6 प्लस ml²/2। तो 6 के लिए यहाँ पे 6 करेंगे 3, तो 4/6 यानी हो जाएगा 2/3 ml²। तो I कितना आने वाला है? 2/3 ml² ओमेगा। m यहाँ पे जा रहा है, l कितना? तो ओमेगा यहाँ पे आएगा 30, ये हुआ 30 डिवाइड बाय 100 इंटू ये 3 ऊपर जाएगा, ये 2 नीचे आएगा, और L का स्क्वायर साइड है 30 सेंटीमीटर, 30 इंटू 30, और ऊपर ये 30 आएगा, और ऊपर 100 इंटू 100, यहाँ से आंसर आएगा अपना। तो एक 30 यहाँ से जा रहा है, एक 100 यहाँ से जा रहा है, एक 0 यहाँ से जाएगा, ये 3 यहाँ से जाएगा, तो ये 10/2 ओमेगा आएगा यहाँ पे 5। तो ये कोलिजन वाला क्वेश्चन है बच्चों, एंगुलर कोलिजन का या फिर रिजिड बॉडी के कोलिजन का क्वेश्चन, जहां पे वो कोलिजन के बाद रोटेट करती है। तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कहां से कंजर्व करनी है वो अच्छे से पता होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जेईई मेन में आ चुके हैं, जैसे ये वाले क्वेश्चन आपने हर जगह देखे होंगे कि रॉड इस तरीके से यहां से हिंज है और एक बुलेट आई और उसमें टकरा के उसके अंदर घुस गई, तो क्या होगा? ये पूरा रॉड ऐसे घूमना स्टार्ट कर देगा। तो ये भी एंगुलर कोलिजन वाले क्वेश्चन है, जहां पे हम इस हिंज पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करते हैं। तब इनिशियल मोमेंटम में बुलेट की लिखते हैं mvr, और फाइनल में पूरी सिस्टम की I ओमेगा। उसी तरीके से यहाँ पे बच्चों ये यहाँ पे टकरा रहा है, तो इनिशियली मैंने इस क्यूब की लिखी है, क्यूब तो सिर्फ ट्रांसलेट मोशन कर रहा है, तो ट्रांसलेट मोशन की एंगुलर मोमेंटम mvr लिखी जाती है। और फिर इस पॉइंट पे वो प्योर रोटेशन कर रहा है, तो उसकी I ओमेगा, यहां से हमें ओमेगा मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये भी, और कैलकुलेशन में मिस्टेक होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। हो सकता है यहाँ पे मेरी भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो, क्योंकि कैलकुलेशन ही इतनी लंबी है। ये भी JEE मेन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन का टाइम ले सकता है ये अकेला क्वेश्चन, उतना बड़ा क्वेश्चन है। एंगुलर कोलिजन का क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करो, पूरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक साथ पढ़ो, ट्राई करो, टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप मेरा वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे। तो क्वेश्चन को समझते हैं। स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिया गया है, पहले यहां से ऐसे रॉड है, ये हिंज है, और यहां पे कोई क्यूब आ रहा है m मास का v से, ये रॉड से आके टकराया, चिपक गया, तो ये रॉड घूमना शुरू करेगा, तो वो मैक्सिमम कितने एंगल तक घूमेगा, और यहाँ पे m मास चिपक गया है, ये हमें एंगल थीटा ढूंढना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हिंज पॉइंट के अबाउट पहले तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करेंगे, वहां से मुझे ओमेगा मिलेगा, फिर उस ओमेगा को यूज करके हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे कि कितनी हाइट ऊपर जाएगा। लंबा क्वेश्चन है बच्चों। तो पहले हम इस हिंज पॉइंट H नाम दे देते हैं। तो हिंज के अबाउट एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन LH बराबर, मतलब L इनिशियल
अबाउट एच बराबर एल फाइनल अबाउट एच। तो इसके अबाउट एल लिखेंगे, इनिशियली तो सिर्फ ये ट्रांसलेट कर रहा है यानी सिर्फ इसी का एल आएगा, तो वो कितना आएगा वापस एम वी एल बराबर फाइनल। इसके अबाउट अब तो पूरा रोटेशन। तो देखो ये तो मैंने बाद की सिचुएशन ड्रॉ की, बीच में कोलिजन के जस्ट बाद कैसी सिचुएशन होगी कि ये ओमेगा से घूमना शुरू कर देगा। तो देखो इन दोनों के बीच में एल इनिशियल बराबर एल फाइनल लगेगा और इसके बीच में यू इनिशियल के इनिशियल बराबर यू फाइनल के फाइनल, ऐसी सिचुएशन आएगी। यहाँ ये कोलिजन के जस्ट पहले की बात, कोलिजन के जस्ट बाद की बात, फिर एक बार कोलिजन हो गया, ओमेगा मिल गया, फिर यहां से यहां के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकता हूं। डायरेक्ट आप यहां से यहां के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन मत लगाना, पहले आपको एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन करना पड़ेगा। तो एम वी एल बराबर आई, तो इस रॉड का आई कितना होगा, दोनों का पहले मास अलग अलग है, ठीक है, दोनों का मास अलग अलग, तो रॉड का एम एल स्क्वायर बाई 3 प्लस एम एल स्क्वायर, ये पार्टिकल का आई, ये रॉड का आई इंटू ओमेगा। तो मैं यहां पे वैल्यू पुट कर देता हूं, एम कितना दिया है 1, वी है 6, लेंथ है 1, कैपिटल एम 2, तो एम है 1, वी है 6, एल है 2 बराबर ये है 2, एम है 1 अपॉन 3 प्लस ये 1 और ये 1 इंटू ओमेगा। तो ये कितना आएगा 6 बराबर 5/3 ओमेगा, यानी यहां से हमें ओमेगा मिला 18/5 इतने। अब ओमेगा बराबर 18/5 मिलने के बाद अपना जो नेक्स्ट स्टेप होगा बच्चों वो है कितना एंगल ऊपर जा रहा है वो ढूंढना। तो उसके लिए हम वापस नया डायग्राम बनाएंगे। तो मानो ये इनिशियल पोजीशन है, ये एम मास यहाँ पे चिपका हुआ, ये घूम रहा है ओमेगा से, और मानो ये यहां तक मैक्सिमम डिफ्लेक्ट हुआ, तो ये एंगल थीटा कितना होगा। तो मुझे बच्चों यहाँ पे अब एनर्जी कंजर्व करना है, क्योंकि सिर्फ ग्रेविटी वर्क करेगा, हिंज फोर्स का कोई वर्क होने वाला नहीं है। तो ग्रेविटी वर्क करेंगे तो हम एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। तो के इनिशियल यू इनिशियल के फाइनल यू फाइनल, ये हो गई एनर्जी का कंजर्वेशन लिख लिया। तो इनिशियल काइनेटिक की बात करेंगे तो पूरी सिस्टम रोटेट कर रही है, तो काइनेटिक क्या आ जाएगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। पोटेंशियल की बात करेंगे तो यहां पे हमने पोटेंशियल 0 मान ली, तो इस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल 0, तो इस रॉड की पोटेंशियल क्या होगी एम जी एल बाई 2, यहां से कितनी हाइट पे होगा L/2 हाइट पे होगा बराबर। के फाइनल की बात करेंगे तो वहां पे तो रुक चुका है वो, अब फाइनल की, तो इस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल और इस रॉड की पोटेंशियल, तो ये ऑब्जेक्ट अब कितनी हाइट पे है, ये हाइट कितनी होगी, तो टोटल हाइट L है और ये हाइट कितनी है L cos थीटा, ये टोटल L, ये L cos थीटा, तो ये हाइट कितनी होगी L माइनस L cos थीटा। तो K फाइनल हो जाएगा स्मॉल m का एम जी एल माइनस एल कॉस थीटा। यू फाइनल की बात करेंगे, यू फाइनल अब रॉड की होगी, तो रॉड का सेंटर मास पहले तो कितनी हाइट पे था L/2 हाइट पे था, तो वो हमने लिख लिया। अब फाइनल कितनी हाइट पे है, ये L/2। अब हमें ये टोटल हाइट ढूंढनी है यहां से लेके यहां तक के सेंटर ऑफ मास की, तो ये L/2, तो ये हाइट कितनी हो गई L/2 cos थीटा, तो यानी ये हाइट कितनी होगी L माइनस L/2 cos थीटा, इतनी हाइट पे होगा रॉड, तो उसकी पोटेंशियल हो जाएगी एम जी L माइनस L/2 cos थीटा, इतनी हाइट होनी है यहाँ पे। अब सॉल्व करेंगे, हाफ आई कितना आया था 5/3, देखो यहाँ पे हमने आई ढूंढा हुआ है, आई ये रहा 5/3, ओमेगा स्क्वायर कितना आ रहा है 18 इंटू 18 अपॉन 5 इंटू 5, ये हो गया पहला टर्म। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए बच्चों, प्लस 2 10 1/2 बराबर, इसकी बात करेंगे तो m1 g10 1 माइनस कॉस थीटा प्लस m2 g10 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2, इस तरीके से कुछ आएगा L माइनस L/2 कॉस थीटा। ठीक है, ये टोटल L है जिसमें L/2 हाइट भी सही है, कैलकुलेशन मिस्टेक में चेक कर रहा हूं। इसको सॉल्व करेंगे, 5 यहां पे जाएगा, ये होगा 9, नहीं 3 से जाएगा तो ये होगा 6 और यहां से बचेगा 3, तो यानी ये हो गया 54/5 प्लस 10 बराबर 10 माइनस 10 कॉस थीटा प्लस 20 माइनस 10 कॉस थीटा, ऐसा आएगा। देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 10
20 30 30 इस तरफ जाएगा तो 54/5 माइनस 20 बराबर -20 cos थीटा। इसका एलसीएम लेंगे तो 54 माइनस 100/5 बराबर -20 cos थीटा। 54 माइनस 100 ये कितना आएगा 60 नहीं, ये आएगा 46 माइनस 46/5 बराबर -20 cos। माइनस माइनस जाएगा तो cos थीटा अल्टीमेटली कितना आ रहा है, cos थीटा आ रहा है 46/100। cos थीटा आ रहा है 46/100 यानी 0.5 से थोड़ा सा कम। cos थीटा कितना आ रहा है 0.5 से कम। अब cos का ग्राफ देखो बच्चों, cos का ग्राफ इस तरीके से होता है। तो जब cos की वैल्यू 60 डिग्री पे कितनी होती है 0.5, तो 0.5 से कम 0.46 हमें लेना है। 0.46 देखो ये वैल्यू 0.46 यानी एंगल 60 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। एंगल होगा 60 डिग्री से बड़ा, तो अपना जो यहाँ पे आंसर होगा बच्चों एंगल 60 डिग्री से बड़ा 63 डिग्री अपना आंसर आने वाला है। तो देखो एक तो ऑप्शन में भी जो है डिग्री दी गई है वो भी कन्वेंशनल नहीं है, प्लस कैलकुलेशन भी इतनी लंबी है। मैंने पूरी ट्राई की है कि मैं पूरी कैलकुलेशन आपको एक्सप्लेन करूं। इन सारी चीजों में वीडियो स्किप होता है। कई लोग क्या करते हैं कैलकुलेशन खुद से करने को दे देते हैं, भाई आप कैलकुलेट खुद करो, लेकिन हमें एग्जाम में कैसे कैलकुलेशन करनी, कहाँ पे शॉर्टकट यूज करना है, वो सारी चीजें भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये JEE मेन प्रीवियस ईयर 2020 का ही क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं तो कहूंगा रोटेशन में अभी तक आए जितने भी क्वेश्चन है ये मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है रोटेशन का। ध्यान से पढ़ेंगे पूरे स्टेटमेंट को, वीडियो पॉज करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, समझने की ट्राई करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आपको क्वेश्चन में आपने वीडियो पॉज करके क्वेश्चन देख लिया होगा। क्वेश्चन में दिया गया है ये रॉड का सेंटर ऑफ मास है, ये एंगल थीटा है और ये रॉड ऐसे ओमेगा से घूम रहा है, मतलब ये एक्सिस से रॉड टेढ़ा है और इस तरीके से टेढ़ा रह के ही वो ऐसे घूम रहा है। तो जब ये घूमेगा तो ऐसे कोन बनाएगा, ये बात समझ में आ रही है। तो अब सेंटर ऑफ मास के अबाउट रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम दिया गया है ml²/12 ω² sin थीटा cos थीटा। इतना सेंटर ऑफ मास के अबाउट रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम दिया गया है। ये कहां से आया तो आपको ऑलरेडी दिया गया, अगर आप इसको उसका प्रूफ चाहिए तो इस पे हम अलग से भी डिस्कशन कर सकते हैं, ये एडवांस लेवल का प्रूफ है इसका। ठीक है, हम अभी इस रिजल्ट को वैलिड लेके चलते हैं। अब हमें दिया गया एंगुलर मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज सेंटर ऑफ मास के अबाउट, प्लस दूसरा बोला गया हिंज पे ऐसे फोर्स लग रहा है, यहाँ पे ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है वर्टिकल, और ऐसे हॉरिजॉन्टल में फोर्स लग रहा है हिंज का एफ और एफ एच। तो मुझे एंगुलर मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज पता है, तो मुझे इस रिजल्ट को यूज करते हुए मुझे ये एंगल थीटा ढूंढना है, मुझे ये एंगल थीटा ढूंढना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार तो आपको स्ट्राइक ही नहीं होगा मैं कहां से शुरू करूं इस तरह के क्वेश्चन को। ध्यान से पहले चीज हम देखेंगे। पहले तो मुझे एफ और एफ एच ढूंढना है। मैं पूरे रॉड की बात करूं, पूरे रॉड पे कितने कितने फोर्स लग रहा है, एक तो ये एफ वी एफ एच ये हिंज लगाएगा, और दूसरा नीचे की ओर लगने वाली है ग्रेविटी एम जी। तो पूरे रॉड पे 3 फोर्स लगेंगे, सेंटर ऑफ मास पे एम जी, यहां पे एफ वी और एफ एच। अब बात करेंगे रॉड का सेंटर ऑफ मास कैसे मूवमेंट कर रहा है। तो रॉड का सेंटर ऑफ मास इस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, यानी रॉड का सेंटर ऑफ मास एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब हम जानते हैं कि नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब यहां पे देखो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन किस तरफ होगा, सेंट्रीपिटल होगा AC, यानी सेंटर ऑफ मास का सिर्फ हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन है, यानी वर्टिकल के फोर्स बैलेंस हो जाने चाहिए। अगर वर्टिकल के फोर्स बैलेंस नहीं है तो सेंटर ऑफ मास का वर्टिकल में भी एक्सेलरेशन आएगा। तो पहली बच्चों यहां से इक्वेशन कौन सी बनेगी कि एफ वी बराबर एम जी, मुझे एक तो ये फोर्स मिल गया, दूसरा ये एफ एच क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेंटर ऑफ मास को सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कर रहा है, तो दूसरा एफ एच क्या मिलेगा, क्योंकि देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अंदर की ओर है और एफ एच भी इसी तरफ फोर्स लग रहा है, तो एफ एच उसको प्रोवाइड करेगा एम ओमेगा स्क्वायर सेंटर ऑफ मास का आर, तो वो होगा एम ओमेगा स्क्वायर, सेंटर ऑफ मास की रेडियस कितनी है, ये हो गया L/2, तो ये L/2 cos थीटा, ये L/2 sin थीटा, तो ये हो जाएगा L/2 sin थीटा, ये हो जाएगा FH और ये हो गया FV। ठीक है, ये दो बात समझ में आ गई। अब हमें दोनों की वैल्यू मिल गई है पहले तो।
अब हमें पूछा गया है ये एंगल कितना होगा और दिया गया सेंटर ऑफ मास के अबाउट रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इतना है, जिसका प्रूफ नहीं सीधा फॉर्मूला दिया है। अब हम जानते हैं किसी भी पॉइंट के अबाउट लगने वाला टॉर्क बराबर उस पॉइंट के अबाउट रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यानी अगर मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क लगा दूं तो वो टॉर्क मुझे इस फॉर्मूला के साथ करना है, बस इक्वेट। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखो, मैं यहां से टॉर्क लिखूंगा तो mg का टॉर्क तो 0 आएगा। एक टॉर्क लगने वाला है Fv का, दूसरा टॉर्क लगने वाला है Fh का। अब देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन कौन सी है? डायरेक्शन इनटू द पेपर, यानी dl/dt अंदर की डायरेक्शन में है। अब मुझे सेंटर ऑफ मास से टॉर्क लिखने हैं, तो Fh का टॉर्क कैसा लगेगा? इस पॉइंट से अबाउट देखो Fh की लाइन ये है, तो Fh का टॉर्क ऐसे बाहर लगेगा। और इस पॉइंट के अबाउट Fv का टॉर्क देखो, Fv की लाइन ये है, तो अब Fv का टॉर्क लिखो इस पॉइंट के अबाउट तो अंदर लगेगा। यानी सेंटर ऑफ मास के अबाउट Fv का टॉर्क पॉजिटिव लिखेंगे, Fh का टॉर्क नेगेटिव लिखेंगे, क्योंकि अंदर वाला टॉर्क ही अंदर की ओर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम दे पाएगा। तो मुझे टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास बराबर dl अबाउट सेंटर ऑफ मास बाई dt। तो टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या आएगा? एक तो Fv का टॉर्क सेंटर ऑफ मास से ये डिस्टेंस कितना है? ये है L/2 साइन थीटा। तो Fv का टॉर्क आएगा Fv इंटू L/2 साइन थीटा माइनस Fh का टॉर्क L/2 कॉस थीटा बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल ml²/12 ω² साइन थीटा कॉस थीटा। अब Fv कितना मिला? mg, तो mg L/2 साइन थीटा माइनस Fh हमने यहां पे ढूंढा कितना था? m ω² L/2 साइन थीटा कॉस थीटा, और L/2 यहां पे ऑलरेडी है तो L²/4 बराबर m L²/12 ω² साइन थीटा कॉस थीटा। इसको इस तरफ ले आते हैं तो mg L/2 साइन थीटा बराबर m L² ω² साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन निकल जाएगा, यहां पे बचेगा 1/12 प्लस 1/4। ये कितना आएगा? ये हो जाएगा 3/12 यानी 4/12 1/3, तो ये हो जाएगा 1/3 m L² ω² साइन थीटा कॉस थीटा बराबर mg L/2 साइन थीटा। साइन थीटा जा रहा है, यहाँ पे m भी जाएगा, एक l जा रहा है। हमें ढूंढना है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा? 3/2g अपॉन ω²L, 3/2g अपॉन ω²L, 3/2g अपॉन ω²L, ये अपना आंसर आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से हम इस ऐसा लगे तो इस पूरे वीडियो को वापस देखेंगे इस क्वेश्चन के, हमें अच्छे से उसको सॉल्व भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अपने आप में यूनिक क्वेश्चन है, बहुत ही सोच समझ के इसको भी सिलेक्ट किया गया। आप देखोगे तो इस पूरे वीडियो के ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चन एक लेवल ऊपर है, एक लेवल हट के है, ठीक है। हमने सिलेक्टेड क्वेश्चन ही यहाँ पे रखे हैं क्योंकि अपना टारगेट है 3000 क्वेश्चन को रखने का, तीनों सब्जेक्ट मिला के। वापस इस वीडियो को पॉज करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, ठीक है, फिर सॉल्यूशन में आएंगे। तो देखते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी खूबी यह है बच्चों कि जब तक ये जो रॉड है L लेंथ का, मैं आपको बड़ा सा डायग्राम ड्रॉ करके दिखा देता हूं। मानो ये टेबल का एज है और ये रॉड है, तो ये रॉड यहां पे कितने टाइम के लिए कांटेक्ट में रहता है? 0.01 सेकंड के लिए। यहां तक ये कांटेक्ट में रहेगा, फिर कांटेक्ट छोड़ देगा और फिर ये फ्री फॉल करना शुरू कर देगा। इस तरीके से रोटेट होता होता फ्री फॉल करना शुरू कर देगा। तो यहां पे सबसे बड़ी खूबी ये है कि जब तक ये रॉड यहां पे कांटेक्ट में रहेगा तब तक ये यहां पे तो प्योर रोटेशन करेगा, तब तक ही उसके पास उसको टॉर्क लगेगा और उसका अल्फा मिलेगा और ओमेगा बढ़ता रहेगा। जैसे उसने यहां पे कांटेक्ट छोड़ दिया, फिर जैसे मानो रॉड फ्री हो गया इस तरीके से, तो उसके सेंटर पे mg फोर्स लगना है। तो जो फोर्स सेंटर ऑफ मास पे लगता है उस फोर्स की वजह से टॉर्क नहीं मिलता बच्चों, और उसका ओमेगा कांस्टेंट रहने वाला है। यानी स्टार्टिंग में तो रॉड रेस्ट पे है, तो ये 0.01 सेकंड में जितना ओमेगा मिलना होगा उतना मिल जाएगा। एक बार कांटेक्ट छूट गया फिर ओमेगा नहीं बढ़ने वाला, फिर वो कांस्टेंट ओमेगा से घूमता घूमता नीचे आएगा। हाँ, लेकिन ग्रेविटी की वजह से उसकी स्पीड जरूर बढ़ती होगी,
जैसे जैसे नीचे आएगा उसकी स्पीड बढ़ती रहेगी, लेकिन ओमेगा उतने का उतना ही रहेगा। यानी पहले तो मुझे ये ढूंढना है कि उसको 0.01 सेकंड में कितना ओमेगा मिला होगा, पहले तो मुझे ये ढूंढना है। जब तक ये उसके कांटेक्ट में है तब तक इसको मैं, ये उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई, और यहां से मैं उसका टॉर्क ढूंढ के, अल्फा ढूंढ के ओमेगा ढूंढ सकता हूं। तो पहले टॉर्क ढूंढते हैं बच्चों। टॉर्क आएगा mgl/2 बराबर आई कितना होगा, ml²/3 इंटू अल्फा। m जाएगा, l जाएगा, अल्फा आने वाला है 3/2 g/l, और l कितना है, l है यहाँ पे 0.3 मीटर, यानी 0.3 यानी ये आ गए 50। अल्फा आने वाला है इसका 50। तो 0.01 सेकंड के लिए इतने एंगुलर एक्सेलरेशन से वो रोटेट होगा, जिसकी वजह से उसको ओमेगा मिलेगा। अब अल्फा कांस्टेंट है तो ओमेगा का फॉर्मूला हो जाएगा ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी। तो यहां से आप ओमेगा कैलकुलेट करोगे 0.01 सेकंड के लिए, तो ये आने वाला है 5। ओमेगा कितना आने वाला है बच्चों, 50। एक मिनट, अल्फा है 50 और टाइम है 1/100, तो ये आ जाएगा 1/2। ओमेगा आने वाला है 0.5। ओमेगा कितना आएगा बच्चों, 0.5 आने वाला है यहाँ पे उसका ओमेगा, यानी 0.01 सेकंड के बाद इसका ओमेगा उतना होगा, और वो उतना ही रहेगा जब तक वो नीचे नहीं गिर जाता। अब पूछा है ऊपर से नीचे गिरने में उसने कितना एंगल रोटेट किया होगा, तो ओमेगा कांस्टेंट है। अब मुझे बस ऊपर से नीचे आने का टाइम निकालना है। 5 मीटर नीचे आना है, टाइम कितना लगेगा, √2h/g। तो ये आएगा 2, हाइट थी 5, g है 10, 1 सेकंड। यानी ऊपर से नीचे आने में उसको लग रहा है 1 सेकंड। ओमेगा कांस्टेंट है 0.5 का। अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा θ0 प्लस ओमेगा टी, यानी थीटा माइनस θ0 कितना घुमा वो ओमेगा टी। ओमेगा है 0.5, टाइम है 1, यानी 0.5 रेडियन। इतना आंसर आएगा बच्चों यहाँ पे 0.5 रेडियन, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मस्त क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एंगुलर मोमेंटम ढूंढने पे क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बस आपको एंगुलर मोमेंटम ढूंढना आना चाहिए। तो यहाँ पे पार्टिकल, बड़ा सा डायग्राम बना देता हूं मैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। पार्टिकल इस तरीके से स्क्वायर पे मूव कर रहा है v स्पीड से। यहां पे नाम दिए है ए बी सी डी। इसकी लेंथ ये a है और ये भी a है, और ये r है 45 डिग्री पे। तो मुझे ओरिजिन के रिस्पेक्ट में चारों ऑप्शन के लिए एंगुलर मोमेंटम पहले निकालनी है। ठीक है, तो मैं पहले बात करता हूं ए बी की। तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ए बी पे एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होगी, देखो r वेक्टर इस तरफ, v वेक्टर इस तरफ, r क्रॉस v अंदर की ओर आएगा। तो जब मैं l ए बी की निकालूंगा तो वो कितना आएगा, m v परपेंडिकुलर डिस्टेंस r/√2। देखो इस लाइन पे पार्टिकल मोशन कर रहा है, तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा परपेंडिकुलर r/√2, और डायरेक्शन कौन सी आएगी, अंदर की ओर। हमने यहाँ पे देख लिया r क्रॉस v अंदर की ओर, और x क्रॉस y z बाहर की ओर है, तो अंदर की ओर, यानी ये हो जाएगा -k। अब बात करते हैं BC की। तो जब पार्टिकल BC पे मोशन करेगा तो देखो r वेक्टर इस तरफ, v वेक्टर इस तरफ, r क्रॉस v बाहर की ओर आएगा, और BC पे मोशन करेगा तो ये वाला इतना डिस्टेंस हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो ये r/√2 प्लस a। तो BC के लिए क्या निकलेगा बच्चों, mv r/√2 प्लस a, डायरेक्शन हो जाएगी पॉजिटिव k। उसी तरह CD की बात करते हैं। तो देखो CD के लिए पार्टिकल की मोशन इस तरफ है, यहां से निकालना है, तो r इस तरफ, v इस तरफ, r क्रॉस v वापस बाहर की ओर, और ये उसकी वेलोसिटी की लाइन है, तो ये हो गया उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जब CD पे करेगा तब आंसर सेम आएगा, mv r/√2 प्लस a k। में अब बात करते हैं DA की। तो DA में नीचे मोशन करेगा तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ, r इस तरफ, v नीचे, तो r क्रॉस v करोगे तो आंसर आएगा अंदर की ओर। तब कौन सा आंसर आने वाला बच्चों, अंदर की ओर आंसर। ध्यान से देखना, r क्रॉस v करेंगे, r इस तरफ, v नीचे, तो r क्रॉस v करो, आंसर आएगा नेगेटिव में। ठीक है, तो D आने वाला है -mv r/√2 k। अब चेक करते हैं। तो यहां पे गलत में कौन से बात देखते हैं। पहले A से B की बात करें तो r इस तरफ, v इस तरफ, r क्रॉस v अंदर की ओर। देखो एक तो D गलत है क्योंकि r/√2 प्लस a आना चाहिए। ठीक है, r/√2 प्लस है तो ये तो गलत हो गया, a सही है। अब D2a की बात करते हैं। D2a, v नीचे, r इस तरफ, तो r क्रॉस v ये भी अंदर की ओर आएगा, तो D2a भी गलत है। यहां पे A to B का भी गलत है, और
C2D का भी गलत है। यहां पे बच्चों 3 आंसर गलत आ रहे हैं। तो 3 आंसर यहां पे देखो, एक ए वाला ऑप्शन मैच कर, मतलब ए वाला आंसर सही है, बाकी के तीनों ऑप्शन गलत है। हमें पूछा गया है फॉल्स, तो यहां पे क्या होगा बच्चों, फॉल्स का मतलब बी सी डी तीनों गलत है। 3 में से आप कोई भी एक टिक करके आ जाओ। वैसे तो ऑप्शन में एक ही सही रहता है JEE मेन में, लेकिन ये मल्टीपल करेक्ट वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे तीनों गलत है। इनमें से आपको कोई भी कॉम्बिनेशन पूछ सकते हैं। मेन लर्निंग है, हमें यहाँ पे सीखना है कि एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखी जाती है किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में। फॉर्मूला है R क्रॉस P, तो R वेक्टर और V वेक्टर का हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है। जो आंसर आएगा वो अपना फाइनल आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वापस वीडियो पॉज करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे। एंगुलर कोलिजन का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, तो आपने खुद से ट्राई किया होगा। अब सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो मैं पूरी सिचुएशन को ड्रॉ करता हूं। यहां पे यूनिफॉर्म रॉड है, उससे L/6 डिस्टेंस पे 2m मास V पे आ रहा है, और उससे L/3 डिस्टेंस पे m मास 2v पे आ रहा है, और दोनों आके रॉड के साथ चिपक जाएंगे। तो उसकी इफेक्ट क्या होगी, ये यहां से टकराएगा, यहां से टकराएगा, तो ये रॉड घूमना शुरू कर देगा। क्या होगा बच्चों, ये रॉड घूमना शुरू कर देगा, ठीक है। दूसरी चीज, ये डिस्टेंस इस तरीके से मेंटेन, अब ध्यान से देखो, ये रॉड का सेंटर है, तो देखो डबल मास वाला सिस्टम L/6 पे है, हाफ मास मतलब m मास वाला सिस्टम L/3 पे है। यानी जिसका मास आधा है उसका डिस्टेंस डबल है, जिसका मास डबल है उसका डिस्टेंस आधा है। तो m1r1 बराबर m2r2, यानी ये दोनों जब रॉड के साथ चिपक जाएंगे उसके बाद भी रॉड का सेंटर ही पूरी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास रहने वाला है। यानी मुझे यहाँ पे बच्चों सिंपली रॉड के सेंटर से एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करना है। यहां से हम एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इनिशियल और फाइनल सिचुएशन कैसी होगी, फाइनल सिचुएशन में सेंटर के अबाउट ये ओमेगा से घूमने लगेगा। यहां पे L/6 पे होगा 2m, और यहां पे L/3 पे होगा m, इतने L/3 पे होगा m। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं, तो रॉड की तो रेस्ट पे है, इन दोनों के एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे। तो इसकी देखो R क्रॉस V अंदर की ओर, इसके लिए भी देखो R इस तरफ, V ऊपर, R क्रॉस V ये भी अंदर की ओर, तो दोनों की एंगुलर मोमेंटम ऐड हो जाएगी। हम लिख रहे हैं एंगुलर मोमेंटम रॉड के सेंटर के रिस्पेक्ट में, तो MVR लिखेंगे, तो इसका MVR प्लस इसका MVR, तो m 2v L/3 प्लस 2m v L/6, यानी ये L इनिशियल कितना आ गया बच्चों, MVL आ गया। ये हो गया L इनिशियल 2/3 1/3, ठीक है। अब फाइनल की बात करते हैं, L फाइनल I ओमेगा, तो पूरे रॉड का I क्या आएगा, 8m L² mL²/12, ये रॉड का प्लस उस 2m वाले का 2m L²/36 प्लस इसका क्या आएगा m L²/9। अगर हम 36 का LCM ले लें तो बड़ी आसानी हो जाएगी। ये 36 का LCM लेते हैं, यहाँ पे 2 प्लस ये 3 से 24 प्लस 4 mL², ये कितना हो गया, ये हो गया 5/6 mL², ये हो गया L फाइनल। अब हमें कंजर्व करना है L इनिशियल बराबर L फाइनल, तो ये mL² ओमेगा L फाइनल, ये तो I हुआ इंटू ओमेगा, ठीक है, इंटू ओमेगा, mL² इंटू ओमेगा। तो MVL बराबर 5/6 mL² इंटू ओमेगा, तो ओमेगा कितना आना है 6/5 V/L, इतना ओमेगा आएगा। सिंपल सी कैलकुलेशन है, गलती होने के चांस भी कम है। बस ये यहां पे ध्यान देना है कि मास ऐसे दिया हुआ है, मास और डिस्टेंस के सेंटर ऑफ मास वहीं का वहीं रहेगा। अगर ये डिस्टेंस कुछ और होता तो फिर जो नया सेंटर ऑफ मास बनता उसके अबाउट हम सिस्टम को एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करते, वहां से आसानी रहती है। वैसे हम कहीं से भी कंजर्व कर सकते हैं, लेकिन सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के अबाउट कंजर्व करने से अपने इक्वेशन में एक ही टर्म आता है, I ओमेगा वाला ही टर्म आता है। अगर आप कहीं और से कंजर्व करो तो आपको MVR प्लस I ओमेगा लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 क्वेश्चन, वापस वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब यहां पे बच्चों हमें ये देखना है कि ये 2 डिस्क वाले क्वेश्चन है, आपने कई जगह देखे होंगे, आपके क्लास नोट्स में भी होंगे। याद करो ऐसे वाले क्वेश्चन, एक डिस्क है दूसरी डिस्क है, दोनों अपने अपने ओमेगा से घूम रहे, दोनों को साथ मिला दिया तो दोनों कॉमन ओमेगा से घूमना शुरू कर देंगे।
एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करते हैं, ऐसे क्वेश्चन बच्चों आप मानोगे नहीं, जेडब्ल्यू मेन में 7 बार पूछे गए हैं, 7 टाइम्स। टोटल जेडब्ल्यू मेन के अभी तक 71 पेपर हुए हैं जिसमें 7 बार ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो पहला डिस्क है I1 का जिसका है ओमेगा 1, दूसरा डिस्क है यहाँ पे I1/2 का जिसका है ओमेगा 1/2, और जब फाइनल दोनों मिलेंगे तब इसका ओमेगा बनेगा, I बनेगा 3I1/2 और नया ओमेगा बन जाएगा ओमेगा डैश। तो पहले तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करते हैं क्योंकि पूछा है एनर्जी का डिफरेंस, तो यानी मुझे ओमेगा डैश चाहिए। ओमेगा डैश ढूंढने के लिए मुझे एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं हम I1 ओमेगा 1 प्लस I1 ओमेगा 1/4 बराबर I3I/2 ओमेगा डैश। ये हो जाएगा 5 I1 ओमेगा 1/4 बराबर 3I1/2 ओमेगा डैश, यहाँ से 2 जाएगा तो ये आने वाला है 5/6 ओमेगा बराबर ओमेगा डैश, यहाँ से मुझे मिल गया। अब मुझे एनर्जी ढूंढनी है, तो पहले फाइनल एनर्जी की बात करते हैं। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ I कितना है 3I1/2 ओमेगा डैश का स्क्वायर 25/36 ओमेगा स्क्वायर, तो ये कितना आने वाला है 25/36 ओमेगा स्क्वायर I1 ओमेगा स्क्वायर, ये आएगा E फाइनल। अब इनिशियल एनर्जी की बात करते हैं, तो पहले डिस्क की एनर्जी हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर, दूसरे डिस्क की एनर्जी हाफ I1/2 ओमेगा 1 का स्क्वायर बाई 4, उसका ओमेगा/2 था, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा नीचे 16 का, ठीक है। तो ऊपर कितना आएगा 16 करने के लिए, यहां पे आ जाएगा 8 और 1 9 ओमेगा 1 का स्क्वायर I1, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 8 है 9 हो जाएगा, तो 9/16 और ये 25/36। एक बार इसकी भी कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं बच्चों। तो ये 5/4, तो यहाँ पे आएगा 2, ये 2 से 2 गया, 5/6 आ गया, तो 25/36, सॉरी ये मैंने गलती कर दी, 3 से 36 में आएगा 12, यहाँ पे देखो गलती हो गई, तो ये होना है कितना हो जाएगा 48, 25/48 ओमेगा स्क्वायर I1, इतना हो जाएगा। और फाइनल आया 9/16, इसको मैं 48 के टर्म में लिख लेता हूं, तो 48 यहाँ पे 27 I1 ओमेगा 1 का स्क्वायर। अब मुझे ढूंढना है, ये तो E इनिशियल था, ये इनिशियल था, और ये वाला है E फाइनल। अब मुझे ढूंढना है E फाइनल माइनस E इनिशियल। E फाइनल कितना है 25/48 ओमेगा 1 का स्क्वायर I1 माइनस E इनिशियल कितना आया 27/48 I1 ओमेगा 1 का स्क्वायर, तो 25 माइनस 27 माइनस 2/48 यानी -1/24 I1 ओमेगा 1 का स्क्वायर, इतना एनर्जी का लॉस होने वाला है, ठीक है। ये अपना आंसर आएगा। तो बच्चों ये बात हुई रोटेशनल मोशन की। यहां पे हमने देखो, आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन भले, ये सेशन भले मैं ले रहा हूं, आप देखोगे हमारे पूरे कोर्स में फिजिक्स की 3 फैकल्टी है, लेकिन आप मानोगे नहीं, हमने तीनों फैकल्टी ने मिलके इस सेशन के और इस नहीं, हर जितने भी 50 दिन के सेशन होने वाले हैं उसके क्वेश्चन हमने मिलके काफी रिसर्च करके डिसाइड किया है। हमने पिछले साल के पेपर देखे, उसका ट्रेंड एनालिसिस देखा है, प्लस अगर पिछले साल का कोई क्वेश्चन हमें अच्छा दिखता है तो वो भी हमने यहाँ पे लिया हुआ है। तो क्वेश्चन का सिलेक्शन में आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि तीनों सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में 3000 क्वेश्चन का सिलेक्शन बहुत अच्छा रहने वाला है। हम ये प्रॉमिस नहीं करेंगे इसी में से आएगा, लेकिन ये प्रॉमिस पक्का करेंगे कि इसी के आसपास का 70-80% कंटेंट प्लस माइनस करके पूछा जाएगा। कंसेप्ट यही रहने वाले हैं। हमने पूरी ट्राई की है कि मैक्सिमम कंसेप्ट हम 1 या 2 लेक्चर में उस चैप्टर के कवर कर सके, जो इम्पॉसिबल है। थियोरेटिकली ये हम कह सकते हैं कि हो जाएगा, प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आपने 2 साल कुछ नहीं किया और आप सिर्फ हमारे सुपर 3000 पे डिपेंडेंट रहोगे तो आप पेपर को फोड़ने नहीं वाले बच्चों। आपकी 2 साल की प्रिपरेशन ही यहां पे दिखने वाली है। आप ये मेरे सुपर 3000 के क्वेश्चन कितनी आसानी से कर पाते हो, वो आपकी पिछले 2 साल की मेहनत डिसाइड करेगी, और उसके अकॉर्डिंग ही आपका यहाँ पे रिजल्ट दिखेगा और आपकी फाइनल एग्जाम में भी रिजल्ट दिखने वाला है, ठीक है।
अगर यहाँ पे आपको कोई भी डाउट हो इस सेशन में तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी रख सकते हो। अगर कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हुई हो तो आप उसको पॉइंट आउट भी करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम भी ह्यूमन बीइंग है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि हमें बहुत कम टाइम में बहुत सारे क्वेश्चन कवर करने हैं तो थोड़ी स्पीड रखनी पड़ सकती है। अगर आपको हमारी सीरीज पसंद आ रही है, हमारे वीडियो पसंद आ रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, इस सीरीज को, इस वीडियो को हो सके उतना बच्चों शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट चैप्टर में नए वीडियो के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। जय भारत।